नमस्कार। आज है तारीख 18 अक्टूबर, दिन शुक्रवार। ये BBC हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। इसराइल ने कहा 7 अक्टूबर के हमलों के मास्टरमाइंड हमास नेता याह्या सिनवार सेना की कार्रवाई में मारे गए। מדינת ישראל סגרה היום חשבון ארוך שנים עם יחיא סנוואר, רוצח ומחבל שפל. हमास ने भी की पुष्टि, लेकिन कहा इससे हौसले नहीं होंगे पस्त। जानेंगे हमास के लिए कितने अहम थे याह्या सिनवार, गुट के लिए ये कितना बड़ा झटका। 7 अक्टूबर से पहले जितना बड़ा संगठन हमास था, वो संगठन अब पूरी तरह से बिखर चुका है। ना तो उसके पास वैसी ताकत रही है, ना उसके पास वैसे नेता रहे हैं। अमेरिका और फ्रांस बोले ये महत्वपूर्ण मोड़। साथ ही कहा अब गजा में युद्ध विराम की तरफ बढ़ने का वक्त। Aujourd'hui est marqué par la mort de Yahya Sinwar et ce jour est un tournant. लेकिन क्या अब खत्म होगी जंग? करेंगे विश्लेषण। होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल जानते हैं सुमिरन से। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन और मध्य पूर्व में संघर्ष पर चर्चा करने के लिए बर्लिन में जर्मन चांसलर ओलाफ शुल्ज के साथ बातचीत कर रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि यहाँ यूक्रेन के लिए समर्थन के प्रयासों को बढ़ाने के बारे में बात होगी। We must sustain our resolve, our effort and our support. And I know the cost is heavy. जो बाइडेन कह रहे हैं हमें अपना संकल्प, अपने प्रयास और अपना समर्थन बनाए रखना चाहिए और मुझे पता है कि इसकी कीमत भारी होगी। लेकिन जहां ताकतवर देश छोटे देश को धमकाते हैं, वहां तो हमें कोशिश करनी होगी कि हम कमजोर पड़ते देश को बचाएं। हम यूक्रेन की सेना के लिए समर्थन बढ़ाने, यूक्रेन के नागरिक ऊर्जा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए चल रहे प्रयासों पर चर्चा करेंगे। यूक्रेन लगातार रूस के हमलों का सामना कर रहा है। ये इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ यूरोप की सुरक्षा खतरे में है। यूक्रेन अपनी आज़ादी, लोकतंत्र और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। ये थे जो बाइडेन के शब्द। अमेरिका के न्याय मंत्रालय ने हत्या की साजिश के एक मामले में भारतीय सरकारी कर्मचारी के ऊपर आरोप तय किए हैं। ये पूरा मामला अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश करने में जुड़ा हुआ है। अमेरिका के न्याय मंत्रालय ने भारतीय कर्मचारी 29 वर्षीय विकास यादव के खिलाफ भाड़े पर हत्या की साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी तय किए हैं। विभाग ने बताया है कि विकास यादव के साथ कथित तौर पर हत्या की साजिश में शामिल एक और व्यक्ति निखिल गुप्ता को पहले ही अमेरिका को प्रत्यर्पित किया जा चुका है। अमेरिका का कहना है कि फिलहाल विकास यादव फरार है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, अमेरिकी न्याय मंत्रालय ने हमें ये सूचित किया है कि उन्होंने जिस शख्स पर आरोप तय किए हैं वो भारत की सरकार का कर्मचारी नहीं है। मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि वो शख्स अब भारतीय सरकार का कर्मचारी नहीं है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी है। जैन को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली है। कोर्ट परिसर में मीडिया की ओर से बेल के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, सत्यमेव जयते। वहीं जमानत के बाद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, कुछ नहीं मिला उनके खिलाफ। तो 4 बार उनके घर पे ईडी की रेड की, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी की रेड कराई उनके घर पे, लेकिन उसके बावजूद उनके घर से एक पैसा नहीं मिला, एक कागज नहीं मिला। झूठे आरोप में, झूठे षड्यंत्र के तहत PMLA कानून लगा के उनके ऊपर उनको जेल में रखा गया। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी साजिश थी। आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बिहार के सिवान और सारण जिले में जहरीली शराब की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। सिवान जिले में जहरीली शराब के 79 पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इनमें से 28 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं सारण जिले में जहरीली शराब के 31 पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसमें 7 मरीजों की मौत हो गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अक्टूबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के न्योते पर 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बारे में प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में कजान में आयोजित किया जाएगा। और मुंबई में ताइवान के नए ऑफिस खुलने पर चीन ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता यू जिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा, दुनिया में एक ही चीन है और ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है। चीन अपने साथ राजनयिक संबंध रखने वाले किसी भी देश के ताइवान के साथ आधिकारिक संपर्क का कड़ा विरोध करता है। इसमें एक दूसरे के यहाँ कार्यालय खोलना भी शामिल है। हमने इस मुद्दे को भारत के समक्ष गंभीरता से उठाया है।
कल जब हम दिन भर कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट कर रहे थे उस वक्त एक खबर ब्रेक हो रही थी कि इजरायली सेना ने हमास के प्रमुख याह्या सिनवार को मार दिया है, लेकिन कल रात तक इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई थी। बाद में देर रात इजरायली विदेश मंत्री इसराइल कात्स ने याह्या सिनवार की मौत की पुष्टि की। इसके बाद इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने और जानकारी दी। מדינת ישראל סגרה היום חשבון ארוך שנים עם יחיא סנוואר, רוצח ומחבל नृशंस שפל. हत्यारे और आतंकवादी याह्या सिनवार को खत्म कर इसराइल ने न्याय कायम किया है। वो एक आतंकी थे और 7 अक्टूबर के हमलों की योजना बनाने और उसे अंजाम देने के पीछे वही मास्टरमाइंड थे। इस हमले में कई मासूम लोगों की जान गई थी। सिनवार अब उस सूची में हैं जिसमें नसरल्लाह से लेकर मोहम्मद दाइफ और कई नाम शामिल हैं। हम अपने दुश्मनों को खत्म करना जारी रखेंगे। मानसी, बीती रात इसराइल ने पहले ये खबर दी थी कि रफा में इजरायली सेना के एक हमले में 3 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से एक याह्या सिनवार हो सकते हैं, लेकिन सेना ने इस बात की पुष्टि नहीं की थी। डीएनए टेस्ट और डेंटल एनालिसिस के बाद सेना ने इसकी पुष्टि की और कहा कि मारे गए व्यक्ति में से एक सिनवार है। बाद में सेना ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक ड्रोन फुटेज जारी किया और सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि उन्हें दक्षिणी गजा में एक सैन्य अभियान में निशाना बनाया गया। मौत के वक्त सिनवार के पास एक रिवॉल्वर और काफ़ी इजरायली मुद्रा पाए जाने की भी बात उन्होंने कही। डेनियल हगारी ने और क्या कहा? For the past year, Sinwar tried to escape justice. He failed. डेनियल हगारी ने कहा, बीते 1 साल से सिनवार न्याय से भाग रहे थे, लेकिन वो नाकाम रहे। हमने कहा था हम उन्हें ढूंढेंगे और उनके साथ न्याय करेंगे। हमने वही किया। ये याह्या सिनवार थे जिन्होंने आम नागरिकों के पीछे छिपकर इसराइल के खिलाफ जंग छेड़ने का फैसला किया था। सिनवार के शुरू किए गए इस युद्ध की शुरुआत के वक्त से हम कह रहे थे कि हमारी जंग हमास के साथ है, न कि गजा के लोगों के साथ। मानसी, हमास ने भी अब इस बात की पुष्टि कर दी है। एक वीडियो संदेश में सिनवार के बाद हमास के सबसे वरिष्ठ नेता और गुट के डिप्टी लीडर खलील अल हाया ने कहा है कि हमास फलस्तीनी लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के अपने रास्ते पर चलना जारी रखेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सिनवार की मौत से हमास और मजबूत होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल से बंधक बनाकर लाए गए लोगों को तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक गजा में इसराइल अपनी कार्रवाई खत्म नहीं करता है और इसराइली सैनिक गजा पट्टी से पूरी तरह से पीछे नहीं हट जाते हैं। गजा में युद्ध शुरू होने के बाद सिमरन इसराइल की ये कोशिश थी कि वो हमास के नेतृत्व में जो लोग हैं उनको ख़त्म करे और उनसे हमास के नेताओं को उसने निशाना बनाना भी शुरू किया था। हालांकि इसराइल ने बार बार ये भी कहा कि हमास के लड़ाके गजा में ज़मीन के भीतर सुरंगों का इस्तेमाल छिपने के लिए कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें निशाना बना पाना मुश्किल है। मानसी, यहाँ पर ये बात करना ज़रूरी है कि आखिर याह्या सिनवार कौन थे, हमास में उनकी जगह क्या थी, क्या ये हमास के लिए बहुत बड़ा झटका है और इसराइल ने आखिर उन्हें कैसे मारा। तो यही सब समझने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बात की बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर से। देखिए, याह्या सिनवार हमास के सबसे बड़े नेता थे और ख़ासकर गजा पट्टी में तो वो पहले से ही इस संगठन का नेतृत्व कर रहे थे और बाहर और एक पॉलिटिकल विंग है जो हमास का, उसके नेता इस्माइल हनिया हुआ करते थे, वो उसकी ओवरऑल कमान संभाला करते थे। लेकिन जब जुलाई लास्ट में तेहरान में जब उनकी मौत हो गई तो उसके बाद से सबसे बड़े नेता के तौर पर याह्या सिनवार उभरे थे। वो गजा में ही थे और उनको इसराइल 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड बताता रहा था। लंबे समय से वो उनको तलाश कर रहा था और अब कल जैसा कि खबर आई कि दक्षिणी गजा में एक अभियान के दौरान 3 जो हमास के लड़ाके थे उनकी मौत हुई। तो वहाँ पे 3 लड़ाकों की जो मौत हुई, बाद में उन्होंने देखा कि उनमें से एक जो थे काफ़ी हद तक वो याह्या सिनवार की तरह नज़र आ रहे थे। तो उसके बाद से इसराइल ने पुष्टि करने की कोशिश की कि क्या ये वाकई याह्या सिनवार हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि उन्होंने डीएनए के सैंपल की जांच की और साथ ही साथ उनके जो दांतों के जो तस्वीरें थी उसकी जांच की और उसका मिलान किया। अब जाहिर तौर पे एक सवाल उठता है कि वो कैसे मिलान किया, वो सैंपल कहाँ से था। तो आपको बता दूं कि इसराइल की जेलों में लगभग 2 दशक याह्या सिनवार ने बिताए थे। एक बार तो उनको 19 साल की उम्र में गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में 4 फलस्तीनी लोगों को मारने के इल्ज़ाम में उनको जेल में रखा गया था। ये 4 फलस्तीनी वो थे जिन पर ये माना जा रहा था कि वो इजराइल के लिए काम कर रहे थे। तो उनको मारने के आरोप में लगभग 2 दशक उन्होंने इजराइल की जेल में बिताए थे और तभी वो सैंपल उन्होंने
लिए होंगे। और उसके बाद शाम को इजराइल के विदेश मंत्री ने पुष्टि की कि जिस व्यक्ति की मौत हुई थी, जिसके बारे में कहा जा रहा था, वो हमास के नेता याह्या सिनवार ही हैं। इसके बाद इजराइल में कई हिस्सों में जश्न मनाया जाने लगा, क्योंकि 7 अक्टूबर के हमले में 1200 लोग मारे गए थे इजरायली, लगभग 250 लोगों को बंधक बनाया गया था, तो इन्हीं को मास्टरमाइंड माना जा रहा था। आदर्श, ये बताएं कि आखिर इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया? क्या ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसका लक्ष्य यही था, ये एक रूटीन ऑपरेशन था? देखिए, लगातार इजराइल गजा में कार्रवाई चला रहा है और अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सैनिकों को भी नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, कि वो याह्या सिनवार के साथ उनकी लड़ाई हो जाएगी। तो जिस तरह से वो लगातार वहाँ पे निशाना बना रहे हैं और हमास के लड़ाकों के साथ और इस्लामिक जिहाद एक संगठन है, उनके साथ उनके क्लैशेज अभी भी गजा के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं। तो इसी दौरान ये अचानक याह्या सिनवार की मौत की खबर आई और उसके बाद जो वीडियो जारी किया है उसमें ये देखा है कि जब हवाई हमले हुए उसके बाद एक बिल्कुल तबाह सी इमारत है, उसकी ड्रोन फुटेज जारी की है। ड्रोन एक इमारत के अंदर जाता है तो काफी अंदर जाके कोने में एक कुर्सी पर एक शख्स बैठा हुआ नजर आता है और वो हिल डुल नहीं पा रहा ज्यादा, लेकिन शरीर के बायां हिस्सा कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है, जिसमें एक लाठी पकड़ी हुई है। ड्रोन थोड़ा और नजदीक जाता है तो वो उस लाठी को उस ड्रोन की तरफ धकेलता है। जी। फिर उसके काफी देर बाद कुछ और वीडियो भी सामने आए जिसमें कि ये दिखाया जा रहा है कि इजराइल के सैनिक खड़े हुए हैं और मलबे के बीच में एक शव गिरा हुआ है और फिर उसकी जो है याह्या सिनवार की तरह जब उनकी लुक्स नजर आई तो फिर उसको पुष्टि के लिए भेजा गया। तो ये दिन भर से खबरें आने लगी थी कल, और आखिरकार शाम को इजराइल ने जब पूरे DNA टेस्टिंग और डेंटल इमेजेस के बाद पुष्टि की, फिर कहा कि हाँ, याह्या सिनवार मारे गए हैं। संक्षेप में अगर आप ये बता सके, हमास के लिए ये कितना बड़ा झटका है? अब देखिए, हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप की अगर बात करें तो काफ़ी नेता जो हैं वो ख़त्म है। याह्या सिनवार से पहले इस्माइल हनिया की जब तेहरान में एक हमले में इस्माइल हनिया की मौत हो गई थी तो उसके बाद याह्या सिनवार के ऊपर ही संगठन की कमान थी। हालांकि कुछ और नेता भी हैं जो कतर में हैं, लेकिन हमास जो गजा के अंदर था, जो कि इजराइल के साथ अभी भी संघर्ष कर रहा था, तो माना जा रहा था कि उसका नेतृत्व याह्या सिनवार ही कर रहे थे। लेकिन एक बात तो है कि 7 अक्टूबर से पहले जितना बड़ा संगठन हमास था, वो संगठन अब पूरी तरह से बिखर चुका है। ना तो उसके पास वैसी ताकत रही है, ना उसके पास वैसे नेता रहे हैं। तो हमास के बारे में और उसके भविष्य के बारे में बात कर रहे थे BBC संवाददाता आदर्श राठौड़। सिनवार की मौत की खबर आने के बाद इसे लेकर कई हलकों से प्रतिक्रियाएं भी आई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये मध्य पूर्व के इलाके के लिए एक अहम मोड़ साबित होगा, और इस खबर के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने फोन पर इस्राएली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से बात की है। ये दुनिया के लिए एक अच्छा दिन है। मैंने सिनवार के लिए बधाई देने के लिए बेंयामिन नेतन्याहू को फ़ोन किया। सिनवार के हाथ खून से सनी थे। अमरीकी, इस्राएली, फिलिस्तीनी और कई अन्य लोगों को उन्होंने मारा था। मैंने नेतन्याहू से कहा कि हम उनके काम से बहुत खुश हैं और इसके अलावा ये भी कहा कि अब आगे बढ़ने का वक्त है। गजा में युद्ध विराम की तरफ बढ़ना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ें जिससे हम पूरी दुनिया की स्थिति बेहतर बना सकें। इस युद्ध को खत्म करने और बंधकों को वापस घर लाने का वक्त आ गया है। वहीं जर्मनी की विदेश मंत्री एना लेना बारबोक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सिनवार एक क्रूर हत्यारे और आतंकवादी थे। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि 7 अक्टूबर को इसराइल पर जो हमला हुआ था उसके लिए सिनवार जिम्मेदार थे। उनकी मौत के बाद अब बंधकों को आजाद कराया जाना चाहिए। Aujourd'hui est marqué par la mort de Yahya Sinwar. Et ce jour इमैनुअल मैक्रों कह रहे हैं आज याह्या सिनवार की मौत का दिन है और ये इसराइल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ तो है ही, एक सैन्य सफलता भी है। जब मैं 7 अक्टूबर के पीड़ितों के परिवारों के बारे में सोचता हूँ, मैं कहता हूँ कि सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित की जाए और युद्ध को आखिरकार खत्म करने के लिए इस मौके का फायदा उठाए। सैन्य अभियानों को खत्म करना जरूरी है। अब इसके बाद गजा में युद्ध विराम को स्वीकार कर इसराइलियों और फलस्तीनियों दोनों के लिए एक विश्वसनीय राजनीतिक मौका दिया जाना चाहिए। ये थे इमैनुअल मैक्रों के शब्द। सुमिरन, तुमने अभी खबर में भी बताई कि बाइडेन जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्ज से मुलाकात करने वाले हैं। उनकी मुलाकात शुरू होने ही वाली है और दोनों के बीच मध्य पूर्व और यूक्रेन युद्ध का जो मसला है उस पर बात होने वाली है। और चर्चा शुरू होने से पहले बाइडेन ने ये भी कहा कि अब इसके बाद शांति का रास्ता खोजा जाना चाहिए। वहीं
ईरान की भी प्रतिक्रिया इस मामले पर आई है और ईरान ने सिनवार को शहीद बताया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकाची ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि याह्या सिनवार मौत से बिना डरे गजा में शहीद हो गए। वो आखिरी वक्त तक जंग के मैदान में बहादुरी के साथ डटे रहे। उनकी मौत झटका नहीं बल्कि इस पूरे इलाके के फलस्तीनी और गैर फलस्तीनी लोगों के लिए प्रेरणा भी है। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। और सुमिरन, अगर इसराइल की बात करें तो आदर्श ने बताया कि इसराइल में फिलहाल खुशी का माहौल है और यहाँ के लोगों को अब उम्मीद है कि बंधकों को अब घर लाया जाएगा। रूबी चेन, जो इटाई चेन के पिता हैं, इटाई चेन इस्राएली सैनिक हुआ करते थे और 7 अक्टूबर को जो हमास का हमला हुआ था उनमें उनकी मौत हुई थी। रूबी चेन ने बीबीसी से कहा कि अब इसराइल को युद्ध खत्म करना चाहिए। We've been told for many weeks that रूबी चेन कह रहे हैं, हमें कई सप्ताह से यही बताया जा रहा है कि बंधकों को आज़ाद करने में समझौते में सबसे बड़ी बाधा याह्या सिनवार थे, लेकिन अब ये बाधा हट गई है। इसीलिए अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और नेताओं को बंधकों को आज़ाद कराने और गजा में मानवीय संकट खत्म करने के लिए समझौते पर जोर देना चाहिए। प्रधानमंत्री भी कई बार कह चुके हैं और हम एक बार फिर कहना चाहते हैं कि 101 बंधकों को छोड़ा जाना चाहिए, जिनमें 7 अमेरिकी नागरिक भी हैं, और इस युद्ध को अब खत्म किया जाना चाहिए। वहीं यरूशलेम के निवासियों को उम्मीद है कि इसके बाद अब जंग रुकेगी और शांति लौटेगी। नाओमी उलमान कह रही हैं, मुझे उम्मीद है कि इसके बाद जल्द से जल्द शांति लौटेगी, युद्ध बंद होगा। इसे बंद होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसराइल के लिए ये सकारात्मक होगा। वहीं एरेस गोल्डमैन ने कहा कि बिना शक ये इसराइल के लिए एक बड़ा कदम है। Of course, for Israel, it's a big step. Maybe the first step. एरेस गोल्डमैन कह रहे हैं, बिना शक ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा कदम है और शायद युद्ध रुकने की दिशा में पहला कदम है। पीएम ने भी कहा है कि वो युद्ध बंद करेंगे और बंधकों को लौटाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो मानसी, अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या सिनवार के मारे जाने के बाद अब जंग रुकेगी? एक बड़ा सवाल है ये। अमेरिका, फ्रांस के साथ साथ इसराइल और यरूशलेम से भी इसी तरह की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन सिनवार की मौत के बाद जो इस्राएली प्रधानमंत्री यानी बेंजामिन नेतन्याहू का जो बयान था वो बेहद महत्वपूर्ण है, वो सुनते हैं। אני ניצב בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סנוואר नेतन्याहू ने कहा, मैं आपके सामने आज ये घोषणा करने आया हूँ कि याह्या सिनवार का खात्मा कर दिया गया है। वो वही हैं जिन्होंने होलोकॉस्ट के बाद हमारे इतिहास में सबसे भयानक नरसंहार को अंजाम दिया। वो आतंकवादी हैं जिसने हजारों इसराइलियों की हत्या की और हमारे सैकड़ों नागरिकों को अगवा किया। उन्हें आज हमारे बहादुर सैनिकों ने मार दिया है। जैसा हमने वादा किया, हमने हिसाब चुकता कर लिया है। आज बुराई को गंभीर झटका लगा है, लेकिन हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। बंधकों के परिवारों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये महत्वपूर्ण घड़ी है, लेकिन हम पूरी ताकत से लड़ते रहेंगे तब तक जब तक हमारे नागरिकों को हम वापस नहीं ले आते। तो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा। हरेंद्र जी, नेतन्याहू ने साफ कर दिया है जंग नहीं रुकेगी, लेकिन बाइडेन और अन्य नेता युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या अब युद्ध विराम की बात समझौते तक पहुंचा जा सकेगा? देखिए, उन्होंने अपने बयान में ये भी बात कही कि ये युद्ध का अंत तो नहीं, लेकिन अंत की शुरुआत हो सकती है। तो ये एक तरह का इशारा था कि जब सिनवार की हत्या हो गई है, सिनवार मारा गया है, उसके बाद से जो है एक बातचीत का रास्ता वो खोलने के लिए तैयार हैं, इस तरह का इशारा था। काफी यहाँ पर दबाव भी इसराइल में जो है काफी दबाव देखा जा रहा है। हर तरफ से ये कहा जा रहा है कि बंधकों की रिहाई जो है अब अहम प्राथमिकता होनी चाहिए इसराइली सरकार की। हालांकि इसराइली सरकार लगातार ये कहती रही है कि वो उसकी प्राथमिकता रही है, लेकिन माना ये भी बार बार इस तरह के सवाल उठते रहे, जिस तरह से युद्ध का संचालन किया गया और जिस तरह से नेतन्याहू जो है वो शर्तों को बदलते रहे, उसको लेकर के माना यह जा रहा था कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब जबकि सिनवार
की हत्या हो गई है, सिनवार की हत्या का हमास के तरफ से भी जो है पुष्टि हो गई है कि वो मारे जा चुके हैं। तो अब यहाँ इसराइल में जिस तरह की गतिविधियां हैं, विश्व स्तर पर जिस तरह की गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं और जिस तरह का दबाव विश्व के तमाम बड़े नेताओं ने इसराइल पर डालना शुरू किया है, उससे ऐसा लगता है कि नेतन्याहू जो है, अभी फिलहाल नेतन्याहू को जिस बात की जरूरत थी वो उन्हें मिल चुकी है। जिस चीज की उन्हें खोज थी वो उन्हें मिल चुकी है। उन्हें वो तस्वीर जो कि एक तरह से उन्हें विजेता जो है सिद्ध करे, उस तरह की तस्वीर मिल चुकी है। उस तरह की वो बातें कर चुके हैं, वो राष्ट्र को संबोधित कर चुके हैं। उन्होंने राष्ट्र के सामने एक तरह से जीत का ऐलान कर लिया है। तो इसके बाद जो है एक उनकी लोकप्रियता जो है वो लगातार पिछले दिनों जिस तरह की युद्ध में जिस तरह की सफलताएं इस्राएली फौज को मिलती रही है, उसकी वजह से उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही है और वो अपने आप को अपनी कुर्सी में आश्वस्त जो है एक तरह से महसूस कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अभी जो है जो उनकी लोकप्रियता अपने न्यूनतम जो है अंक पर आ चुकी थी, उससे काफी आगे बढ़ते हुए अभी जो है वो अपने आप को आश्वस्त महसूस कर रहे हैं। और ऐसे में अगर किसी तरह की कोई सटीक पहल शुरू होती है तो मुझे लगता है कि नेतन्याहू उसको कबूल करने के लिए तैयार हो। एक बात ये बताएं कि हमास के लिए झटका सही, लेकिन हमास का बयान भी हमने सुना। हमास फिलहाल पीछे हटने को वो भी तैयार नहीं है, लेकिन अपने नेताओं के मारे जाने के बाद क्या हमास को अब बातचीत की मेज तक लाना आसान होगा? और चूंकि हमास सिर्फ ऐसा नहीं है कि गजा में है, उसका नेतृत्व फैला हुआ है, कतर में भी है, तो बातचीत की मेज पर अब उसको लेकर आना और बातचीत आगे बढ़ाना कितना आसान होगा? देखिए, पहली बात तो ये जो बयान है वो हमास के उस नेतृत्व की तरफ से आया है जो कि गजा में मौजूद नहीं है और वो कतर में ये सारे नेता जो हैं वो रह रहे हैं या बाकी दुनिया के बाकी हिस्सों में रह रहे हैं। तो ये बयान बाहर से आया है, उन लोगों के तरफ से ये बयान आया है जिन्हें जमीनी जो है स्थिति का बिल्कुल ही कोई आकलन नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि जमीन पे क्या चल रहा है। एक बात जो है इजरायली फौज के तरफ से इशारों में कही जा रही है कि इतने जो उनके नेता के, उनके सरबराह के हत्या के बाद भी वहां से कोई जवाबी हमला नहीं हुआ है अभी तक। इसका मतलब कि जो हमास की जो कैपेबिलिटीज हैं, जो क्षमताएं हैं, उनको भी पूरी तरह से जो है उसको भी चोट पहुंचाने में इस्राएली फौज काफी हद तक कामयाब रही है और इसलिए वो उस तरह के हमले नहीं हो पा रहे। लेकिन दूसरी बात यह है कि एक तरह से अफरा तफरी का भी माहौल है, क्योंकि देखें जब तक सिनवार वहां पर मौजूद थे तब तक ये माना जा रहा था कि हमास जो है उसका एक तरह का नियंत्रण है। अगर सिनवार के तरफ से कोई ऐसी आवाज आती है तो चाहे जिसके पास भी बंधक हो, क्योंकि बंधक किसके पास है, कितनी संख्या में, इसकी भी जानकारी नहीं है कि किन किन संगठनों ने कितने बंधकों को पकड़ रखा है। लेकिन माना यह जा रहा था कि सिनवार की एक ऐसी छवि थी, एक ऐसा नियंत्रण था गजा में कि माना यह जा रहा था कि अगर सिनवार ने कोई बात कही तो उसको सभी मानेंगे। अब जो है स्थिति जो वहां पर है उसमें जो एक क्योटिक माहौल सा बना हुआ है, अफरा तफरी सी बनी हुई है और किसी को इस बात का ज्ञान नहीं है कि कैसे इन सारे बंधकों को इकट्ठा किया जा सके या निकाला जा सके और किस तरह से संघर्ष विराम के लिए बातचीत भी आगे बढ़ाई जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा। तो आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर, और अब बारी है ये जानने की हमारे लिसनर्स क्या कह रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो मानसी, मैं शुरुआत करती हूँ यूट्यूब के साथ। तो हमारे साथ देवेंद्र तनवर हैं, भाषा संस्थान हैं, जो सिनवार की बात कर रही हैं और उन मोहम्मद शाहिद को याद कर रहे हैं, मनोहर चमोली मनु, और लक्ष्मण झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि जब नेतन्याहू युद्ध अपराधी माने जाते हैं तो फिर याह्या सिनवार को आतंकवादी कहना कितना उचित है, ऐसा उनका सवाल है। रमन गिरी कह रहे हैं कि हो सकता है हमास अमेरिका की कोई बड़े व्यक्ति के साथ कुछ बदला लेने की कोशिश ना कर ले। नितेश अलाहाबाद हैं जो उस अकाउंट से लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमास का अंत ही युद्ध विराम पर मोहर लगाने जैसा है। याह्या सिनवार की हत्या के बारे में बात कर रहे हैं और उनकी मौत के बारे में बात कर रहे हैं। मनीष कुमार हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं कि मैं बीपीएससी का छात्र हूं और काफ़ी दिनों से बीबीसी सुन रहा हूं, पहली बार कमेंट कर रहा हूं। और फेसबुक पर भी कई लोग हमें सुन रहे हैं। मनोज मुखिया लिखते हैं कि दुनिया के नेता
किसी काम के नहीं हैं, युद्ध नहीं रोक सकते। इसके अलावा और भी कई खबरें हैं। मोहम्मद अली बादशाह लिखते हैं कि कार्यक्रम का जो टाइम है वो 30 मिनट से बढ़ाकर 45 मिनट तक कर दिया जाए। और भी कई लोग हैं, कुछ नाम पढ़ देती हूँ। मोहम्मद मुनव्वर हुसैन हैं, सुनील कुमार, संतुल कुमार हैं, बरकत हुसैन, रामजी प्रसाद, बाल कुमार विरही, MP हरिदेव हमें सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। आगे बढ़ते हैं। बीते कल उत्तर प्रदेश के बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा में 2 अभियुक्तों के मुठभेड़ में जख्मी होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज बहराइच पुलिस ने हिंसा के अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया। उन्हें CJM प्रतिभा चौधरी के जजेस कॉलोनी स्थित आवास पर पेश किया गया। मानसी, दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ 13 अक्टूबर को। बहराइच में 13 अक्टूबर को दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में 22 साल के गोपाल मिश्रा को गोली लगी थी। बहराइच के चीफ मेडिकल ऑफिसर संजय कुमार ने कहा था कि गोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई थी। उसके बाद ये हिंसा शुरू हो गई, दंगे भड़क गए थे और गुस्साए लोगों ने दुकानों के साथ कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। पूरे मामले में 55 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है और अलग अलग 11 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सुमरन, इसके बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और निगरानी भी कड़ी कर दी गई, क्योंकि ये भी मामला सामने आया कि कहा ये जा रहा था कि इस मामले में शामिल 5 अभियुक्त जो है वो कथित रूप से नेपाल की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज का वहाँ क्या हाल है? आज वहाँ खौफ का माहौल है और माहौल के बारे में और जानने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की BBC संवाददाता सैयद मोजिज इमाम से। जहाँ तक आज शुक्रवार की बात है तो जो 5 अभियुक्त पुलिस ने कल गिरफ्तार किए थे, जिनमें दावा किया गया था कि 2 लोग मुठभेड़ में घायल हो गए, उन सभी 5 अभियुक्तों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है और उन सबको जेल भेज दिया गया है। जहाँ तक हालात की बात है, महाराजगंज जहाँ पे रविवार को ये घटना हुई थी हिंसा की, वहाँ पर अभी भी तनाव बना हुआ है, दुकानें बंद हैं और इसके अलावा सरकारी संस्थान, बैंक वगैरह भी नहीं खुल पा रहे हैं और लोग दहशत में है। जब से एनकाउंटर की खबर आई है उसके बाद ज्यादा लोग दहशत में और लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे हैं। BBC की टीम आज जब हम लोग गए थे वहाँ पे सबसे बात करने के लिए, तो बहुत दहशत में लोग थे और लोग घरों से निकलने में परहेज कर रहे थे। बहुत दिलासा देने पर ही 1 आध लोग बातचीत कर रहे थे। और कल मुठभेड़ के बाद जो राम गोपाल मिश्रा की पत्नी है या जो उनके घर वाले हैं या गाँव वाले हैं, वो पुलिस के उससे संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस ने वादा किया था या सरकार ने वादा किया था वो पूरा नहीं किया गया है और एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं दोनों पक्षों की तरफ से कि किस तरह का एनकाउंटर है, कैसा एनकाउंटर है। और जो अब्दुल माजिद है जो उनको मुख्य अभियुक्त बनाए गए इस पूरे प्रकरण में गोलीकांड में, उनकी बेटी रुखसार का कहना है कि जब हम लोगों ने उससे बात की तो उन्होंने कहा कि उनके पति और देवर को भी पुलिस बहराइच शहर से 14 तारीख को ले गई है, तब से उनका अता पता नहीं है। और उन्होंने पहले बुधवार को एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने आशंका जाहिर की थी कि कहीं उनके घर वालों का एनकाउंटर न कर दिया जाए। पुलिस की अपनी थ्योरी है। पुलिस का कहना है कि जब इन लोग को पुलिस ने नेपाल भागते वक्त गिरफ्तार किया था, उसके बाद इन लोग को जो निशानदेही पर आला कत्ल यानी जो मर्डर में उपयोग होने वाला वेपन है उसका बरामद कराने के लिए लिए जा रहे थे, तो उसके दौरान जब इन लोग को वहां ले गए स्पॉट पे तो इन लोगों ने पुलिस पर जवाबी हमला करने की कोशिश की जिसमें लोग घायल हो गए। ये पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जो इसका SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर, उसका पूरा पालन किया जा रहा है और किसी तरह से कोई अन्याय नहीं होगा। फिलहाल पुलिस ने 14 FIR पूरे बहराइच के प्रकरण में दर्ज किया है, जिसमें अभी तक 57 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें तकरीबन 34 मुस्लिम पक्ष से है और 23 लोग हिंदू पक्ष से हैं। ज्यादातर लोग ऐसे अभियुक्त बनाए गए हैं जो लोग राइटिंग यानी रविवार को दंगों में शामिल थे या सोमवार को फिर हिंसा की भीड़ में शामिल थे, तो उन सबको अभियुक्त बनाया गया। इसमें कई लोग को हिरासत में लिए गए, कई लोगों की जमानत भी हो गई और पुलिस के अधीक्षक जो वृंदा शुक्ला है उन्होंने कहा कि सबकी तलाश की जा रही है और जैसे जैसे चीजें पता चलती जा रही है वैसे वैसे पुलिस आगे काम करती रहेगी।
तो बहराइच के माहौल के बारे में बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता सैयद मोजेस इमाम। और मानसी, यहाँ बस जाने से पहले अपने लिसनर्स को क्रिकेट की अपडेट देते हैं, स्पोर्ट्स की दुनिया की अपडेट देते हैं। तो आज ट्रेंड करते रहे विराट कोहली, क्योंकि हालांकि वो 70 रन बना के आउट हो गए। और जिस मुकाबले की मैं बात कर रही हूँ वो है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन का खेल आज खत्म हुआ। पहली पारी में 356 रन से पिछड़ने वाली भारतीय टीम अब न्यूजीलैंड से सिर्फ 125 रन पीछे है और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 231 रन बनाकर 3 विकेट खो चुकी है भारतीय क्रिकेट टीम। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें सुनने का शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात सोमवार को होगी, समय वही शाम के 7:30 बजे। तब तक खबरों के लिए जुड़े रहिए बीबीसी हिंदी की वेबसाइट के साथ। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। मुझे और सुमिरन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।